ये न्यायाधीश महोदय, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि अपराजिता जी एक चरित्रहीन महिला है और इनका एक अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और एक सभ्य समाज इस बात को कभी भी मेरी बीवी के बारे में ऐसे बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बीवी मेरे घर की इज्जत है, मेरा गुरूर है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या हो रहा है ये कौन है? देखिए आपको जेल भी हो सकती है। जज साहब जेल कीजिए या फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन मैं अपनी बीवी के बारे में ये सब नहीं सुन सकता। मेरी बीवी जी बहुत भोली, उसका कब कोई कैसे फायदा उठा जाए उसे नहीं पता चलता। जज साहब नहीं पता चलता। ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। आपने अपने ही वकील का गला पकड़ लिया और उस आदमी का पकड़ूंगा जज साहब जो मेरी बीवी के बारे में सब बातें करेगा। पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी की इज्जत उछाली जा रही है, मैं हाथ पे अंदर सुनता रहूं? मैंने मना किया था आपको, ये सब मत करो। दुनिया बातें करेगी, हंसेंगी, लेकिन तुम नहीं मानी। ये मेरी बीवी को समझाइए, ऐसे अलग नहीं रह सकता जज साहब, मैं नहीं रह सकता ऐसे। छोड़ दीजिए, कृपया करके छोड़ दीजिए। ललित जी, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये मेरा परम कर्तव्य है ना ललित जी कि मैं न्यायाधीश महोदय के सामने सत्य ही प्रस्तुत करूं, और सत्य कड़वा होता है, आप जानते हैं। धैर्य रखिए, संयम रखिए। मेरी इज्जत उछालती और खुद महान बन गए, आपसे यही उम्मीद थी ललित। बहुत एक्साइटेड। बोलो विमान। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरी बात सुनिए। देख, हम एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे, आने के बाद। अरे मॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरी बात। कहा ना, आने के बाद शांति से बात करेंगे। बाय। विवाहन को तो बता देती हम कहाँ जा रहे हैं, तो समझ जाता वो। बिल्कुल नहीं समझता, पक्का चमचा अपने भाई का। तुरंत फोन जाता रक्षित को। वो तो है। और अगर रक्षित को पता चलता कि हम अपराजिता के घर रिश्ते का शगुन देकर जा रहे हैं, तो बड़ा धमाका होता। जय श्री महाकाल। भैया, रक्षित भैया का ऑफिस में क्यों? अब ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे। कौन? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे भैया, वो अपराजिता जी, मैं भी आराध्या से मिलकर आ रहा हूँ और मुझे पता चला है कि अपराजिता जी मैरिड है, शादीशुदा है। क्या? हाँ, उनका डाइवोर्स केस चल रहा है और आज हियरिंग भी है। और मुझे नहीं लगता कि रक्षित भैया को इस बारे में कोई भी आइडिया है। उन्हें बताना पड़ेगा, वो बहुत बुरा फंस चुके हैं भैया। जज साहब, आप जो ये नाटक देख रहे हैं ना, यही नाटक अपराजिता जी पिछले 4 साल से झेल रही है। इसी नाटक के चक्कर में अपराजिता 4 साल तक इस रिश्ते में फंसी पड़ी रही। पिछले 4 सालों में ललित ने अपराजिता को इतना डरा के रखा कि ये अपने बाप, भाई, बहन को क्या, माँ को तक कुछ नहीं बोल पाई। सिर्फ ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ जज साहब, ये व्रतधारी जी जो ये मौन व्रत धरे बैठे हैं, ये इन दोनों की मिली भगत है। ये दोनों मिलके अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाना चाहते हैं। जज साहब, ये नहीं भूल सकते कि यहाँ विक्टिम अपराजिता है, ना कि ललित। क्या? अपराजिता ऑफिस कैसे नहीं आई? उसकी लीव को किसने अप्रूव किया? रक्षिता ने। उन्होंने बोला आज का पूरा डे ऑफ देना है। इनफैक्ट सर ने अपनी आज की सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी? मैम, अपने अपराजिता के बारे में पता करने को कहा था ना? हाँ। मैंने उसके मेल बॉक्स चेक करे और उसमें लॉयर्स के मेल्स आए हुए हैं। आई थिंक उसका डिवोर्स का केस चल रहा है। What? इसका मतलब अपराजिता शादीशुदा है? यस मैम, मैंने उसके सारे मेल्स पढ़े हैं। आई थिंक इसीलिए वो आज वो छुट्टी पे है। अपराजिता जी पिछले 4 साल से डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम थी और 4 सालों तक किसी को कानों कान भाना भी नहीं लगे, किसी को पता ही नहीं चला। 4 साल तक इनके साथ हिंसा हुआ, मारपीट होती रही, इन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, किसी को कुछ दिखाया नहीं, किसी को कुछ आता पता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अपराजिता जी तो पढ़ी लिखी है ना, इन्हें अपने न्यायिक अधिकार पता है, कानूनी अधिकार पता है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती थी। क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया? चलिए न्यायाधीश महोदय, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सहम गई थी, डर गई थी, भयाक्रांत हो गई थी, पुलिस के पास नहीं जा पाई। किंतु यदि इनके साथ हिंसा की गई, मारपीट की गई, तो शरीर पे जख्म तो होंगे, निशान तो होंगे, किसी अस्पताल में तो गई होंगी। क्या आपके पास कोई चिकित्सीय विवरण, जिसे मेडिकल रिपोर्ट कहा जाता है, कोई तस्वीर है, कोई चलचित्र, कोई वीडियो है? न्यायाधीश महोदय, आजकल का जमाना कितना बदल गया है। खास करके लड़कियां मोबाइल हमेशा अपने साथ रखती हैं, खाते पीते, उठते बैठते, घूमते सोते जगते सेल्फी लेती रहती है, हाथ में कैमरा है, मोबाइल है। ये भी एक महिला है। जब इनके साथ इतना गंभीर मसला हुआ, तो क्या इन्होंने एक भी तस्वीर लिया आपने? जज साहब, हर
हर औरत अत्याचार के बाद में सेल्फी नहीं लेती। वो मार की शर्म, वो थप्पड़ की गूंज हमें चुप रहने में मजबूर कर देती है। अपराजिता कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी। जैसे अपराजिता ने कहा, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। चलिए मान लेते हैं अपराजिता जी की महानता को, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पर मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि यहाँ अदालत में अपराजिता जी को तकलीफ तो होगी, क्योंकि यहाँ सत्य कहा जाएगा और इन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, तो तकलीफ से कैसे बच पाएंगे? अपराजिता जी, एक सीधा सा प्रश्न है, आप ये बताइए कि 4 साल के इस रिश्ते को, मतलब जब ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया तो आपको तकलीफ तो हुई होगी ना? पति कितना भी बुरा हो, तलाक देने का फैसला इतना आसान तो नहीं रहा होगा आपके लिए फैसला लेना? आसान नहीं था। तो फिर मुझे बस इतना समझा दीजिए कि ललित जी को तलाक के कानूनी नोटिस देने के उपरांत रात को 12 बजे आप रक्षित जी के पास कैसे चली गई उनका जन्मदिवस मनाने? ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वो रक्षित का रिश्ता लेकर अपराजिता के घर तक पहुंच गई। बेटा कंट्रोल। देख बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुझे बहुत गहरा सदमा लगा है। सदमा तो सुधा आंटी को लगने वाला है, जोर का सदमा, झटके से। मतलब मुझे अपराजिता का सबसे बड़ा खोट मिल गया है। क्या? सुधा आंटी जिस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, वो तो ऑलरेडी किसी और के घर की बहू है। अपराजिता शादीशुदा है। क्या? और तो और उसका डिवोर्स केस भी चल रहा है। कैन यू इमेजिन? क्या सुधा आंटी किसी डिवोर्सी के साथ अपने हीरे जैसे बेटे की शादी कराएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे पर उस राक्षस को ये सारी बातें पता है क्या? मुझे नहीं लगता कि रक्षित को इस अपराजिता की झूठ के बारे में पता है। इस जब उसे पता चलेगा तो वो उससे नफरत करने लगेगा। मासी, मुझे तो लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, पर यहाँ तो हमारे बंदूक उठाने से पहले ही हमने उस बहन जी को हरा दिया। साहब, रक्षित भारद्वाज के बर्थडे का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। संबंध है ना माननीय न्यायाधीश महोदय, और मैं अभी साबित कर दूंगा। तनिक धैर्य रखिए मिताली जी। अपराजिता जी, बस इतना बताइए, जब आप जन्म दिवस के लिए रक्षित जी के पास पहुंची ये उत्सव मनाने, तो वहां और भी कर्मचारी लोग रहे होंगे। कौन कौन था आपके जान पहचान का, बताएंगी? नहीं, वो पार्टी उनके घर पे थी, मैं ऑफिस गई थी। जब उत्सव घर पे मनाया जा रहा था तो आप कार्यालय क्यों पहुंच गई अपराजिता जी? क्योंकि मैं जानती थी वो ऑफिस में मेरा इंतजार कर। Get ready, make the most for Trend's end of season sale. It's bigger than ever. Visit your nearest Trend store now. कल रात इस घर में क्या हुआ था, जाओ पता लगाओ सब लोग। ड्रैकुला पांड्या पांडिचेरी का बहुत बड़ा गुंडा है। उस लड़की का नाम बोल। उसका नाम रीटा है साहब। खैर, अब आप वहां चली ही गई और वो इंतजार कर ही रहे थे, जन्मदिवस का उत्सव था, तो आप दोनों फिर वहां से कहीं बाहर गए होंगे उत्सव मनाने के लिए? नहीं, बड़ी विचित्र स्थिति है माननीय न्यायाधीश महोदय। अमूमन ऐसा होता है कि जन्म दिवस अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त कर्मचारी इन सब के साथ मनाया जाता है ना न्यायाधीश महोदय, परंतु यहाँ रात में ऑफिस में एक अमीर अविवाहित व्यक्ति और एक महिला पूरी दुनिया को छोड़कर चोरी चोरी चुपके चुपके जन्म दिवस मना रहे थे। ये किस जमाने की सोच है जज साहब? दो दोस्त एक साथ बर्थडे नहीं मना सकते? समस्या जन्म दिवस मनाने में है ही नहीं मिताली जी। समस्या तो है वो सुनसान खाली ऑफिस, रात का वो समय, एक महिला एक पुरुष। आपने कहा ना मिताली जी कि मैं कहानियां बनाता हूं,
परंतु ये कहानी तो आपके मुवक्किल अपराजिता जी के शब्द बयां है ना, और यही अपराजिता जी का तथ्य है माननीय न्यायाधीश महोदय। बात नहीं है। अपराजिता भी जज के सामने साफ शब्दों में कहती है कि रक्षित उसका सिर्फ दोस्त है और उसके अलावा उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। मिताली जज को याद दिलाती हैं कि आज के ज़माने में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं और उनके बीच दोस्ती होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। हर दोस्ती को गलत नज़रिए से देखना सही नहीं है। तभी अचानक ललित बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि उसकी पत्नी अब और किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। वो जज से उसका डिवोर्स अप्रूव कर दिया जाए। जज दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली कोर्ट का मकसद सिर्फ तलाक देना नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करना भी है। इसी वजह से कोर्ट 180 दिन का कूलिंग पीरियड ऑर्डर करता है। इस दौरान काउंसलिंग होगी और देखा जाएगा कि क्या इस रिश्ते को दोबारा संभाला जा सकता है या नहीं। साथ ही जज ये भी कहते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के आरोप गंभीर हैं, इसलिए ललित अपराजिता को ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अपराजिता अपने मायके में रहेगी और ललित को कोर्ट की अवहेलना करने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट खत्म। शायद अपराजिता का किसी और आदमी के साथ रिश्ता था, इसलिए उसने घर छोड़ा। घर के दूसरे लोग भी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि लॉयर को रक्षित के बारे में इतनी सारी बातें पता कैसे चली। ललित तुरंत सबको रोकता है और कहता है कि उसने कभी भी लॉयर को अपराजिता के खिलाफ कुछ नहीं बताया। कहानी एक नया मोड़ लेती है। रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के सामने होते हैं। रक्षित हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देता है। वो अपराजिता से कहता है कि वो उससे बहुत पहले से प्यार करता है और अपनी जिंदगी से भी ज्यादा उसे चाहता है। अपराजिता ये सब सुनकर खामोश रह जाती है। रक्षित फिर उससे पूछता है कि उसके दिल में क्या है और क्या वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। इसी बड़े सवाल के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और सबकी नजरें अगले एपिसोड पर टिक जाती हैं। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित अपनी दिल की बात अपरिचिता के सामने रख देता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। रक्षित के इस इजहार के बाद अपरिचिता पूरी तरह से हैरान रह जाती है और कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दे पाती। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अपरिचिता रक्षित के प्यार को एक्सेप्ट करेगी या फिर अपनी जिंदगी के इस मुश्किल मोड़ पर कोई नया फैसला लेगी। दूसरी तरफ ललित भी अपराजिता को वापस पाने की पूरी कोशिश करता नजर आएगा। आखिर अपराजिता किस रास्ते को चुनेगी और उसकी जिंदगी में अगला बड़ा मोड़ क्या होगा, ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ।